इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज व्यक्ति विशेष के शो में जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं वह हनुमानगढ़ जनपद अध्यक्ष आदरणीय श्री गोविंद नारायण तिवारी जी। सबसे पहले मैं उनका अपने चैनल में स्वागत करूंगा। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आप नवनिर्वाचित हनुमानगढ़ जनपद अध्यक्ष हैं। क्षेत्र की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके सामने है, कैसे लेते हैं इस चुनौती को? उस चुनौती को तो पूरी सर पे अपने रखा हूँ और पूरे उसको प्रयास में ला रहा हूँ। ये जनपद पंचायत हनुमाना हमारी 98 पंचायतों का एक केंद्र है और केंद्र सरकारों द्वारा या प्रदेश सरकारों द्वारा चाहे सरकारें किसी की नहीं हो, उन सारी योजनाओं को जब वहाँ से भेजा जाता है तो सीधे जनपद में ही आती हैं योजनाएं और उन योजनाओं को संचालित करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। ये हर जन, चाहे वो दिव्यांग हो, निराश्रित हो, वृद्ध हो, किसी भी प्रकार का हो, अपाहिज या दीन दुखी है या कोई बेरोजगार है, बेरोजगारी संबंध भी यहाँ बहुत बड़ी, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी संकट है यहाँ और बेरोजगारी को भी दूर करने का प्रयास हम जनपद स्तर से करेंगे। तमाम अपने कर्मचारियों को, तमाम अपने अधिकारियों से बात कर रहे हैं बराबर कि उनके लिए कोई न कोई योजनाओं का जो संचालन केंद्र से या प्रदेश से हो रहा है तो सही तरीके से हमारे बेरोजगारों तक भी वो पहुँचे। हम किसानों की भी लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक मैं रोकूंगा सर इसमें थोड़ा। अभी तक जैसे आपने जैसे ही पदभार अपना ग्रहण किया और जो पिछला सत्र था जो जनपद अध्यक्ष, उनका कार्यकाल और पंचायतों में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार देखा जा रहा था, तो आपके आने से क्या उसमें गुंजाइश? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का मैं बहुत काम नहीं करता हूँ कि कौन ने क्या किया है। बहरहाल अगर कोई बड़ा भ्रष्टाचार है और जनता के नज़रों में है या शासन प्रशासन के नज़रों में है तो उस भ्रष्टाचार के लिए मैं नीचे से लेकर ऊपर तक उसके लिए जागरूक भी करता हूँ जनता को। सरकार को भी बताने का प्रयास करूँगा कि अगर ऐसा कोई भ्रष्टाचार है तो उसकी सही कार्रवाई की जाए। पर मैं पीछे की क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस पर बहुत विश्वास नहीं करता। किन कामों को प्रमुखता से आप ले रहे हैं? पहले मीटिंग में आपने जुड़ा पहले अपने कैबिनेट में, तो कौन सी किन कामों को प्रमुखता से उठा रहे हैं? हम जैसे आपके यहाँ ये कि गौशालाओं का जो निर्माण है, हमारे यहाँ ये मवेशियों का बहुत बड़ा एक आतंक कहिए या उनके लिए जो नुकसान कर रहे हैं किसानों के लिए एक ये अभिशाप ही कहिए कि इस पर हमारे सरकारें कोई विशेष रूप से ध्यान नहीं कर रही है। और हम लोग इन गौशालाओं के द्वारा कहाँ कितनी गौशालाएं सरकार द्वारा मंजूर की गई, कितनी बनी, कितनी अधूरी हैं, इसकी सब जानकारी ले रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि पहला तो हमारी प्राथमिकता से ये मवेशियों का सुचारू रूप से इनके रहने का, इनके खाने का, इनके पीने का सही व्यवस्था हो सके। और हमारे जो गौशालाओं के संचालक लोग हैं उनसे भी मैं निवेदन किया हूँ, कर रहा हूँ बराबर, इन मवेशियों पर नज़र रखें, इनको पानी भूसा का इंतजाम किया जाए। अगर ना हो सके तो सरकार से बात करें और सरकार से भी अपेक्षा करेंगे कि इन सब बातों पर ध्यान रखें और किसानों को निजात दिलाए। नहीं तो किसान तो हमारे भूखों मर रहे हैं। ये हमारी पहली हुई। दूसरी हमारी प्राथमिकता शिक्षा से जुड़ी हुई है कि आजकल बहुत शिक्षा में हमारे विद्यार्थी, एक कहने को तो कोरोना आया था बीच में, लेकिन उसके बावजूद भी, कोरोना हटने के बावजूद भी शिक्षण संस्था जो है वो अच्छी ढंग से चल नहीं रही है। बच्चे सही ढंग से जा नहीं रहे हैं। और आजकल तो छोटे छोटे बच्चों का क्या है वो खाद्यान्न, उस खाद्यान्न को कौन खाए जा रहा है इसका भी पता लगाना अब हमारी सभी की जिम्मेदारी है। हम अपने सदस्यों से बात किए हैं कि बच्चों के खाद्यान्न को कौन खा रहा है उसको हमको पता करना है। बहुत बच्चे शिकायत करते हैं कि मेनू के आधार पर हमें भोजन नहीं मिलता है और भोजन उनका नहीं मिलता है तो उनके दिमाग का विकास नहीं होगा। और सरकार जो भोजन की व्यवस्था करती है इसीलिए कि उनके ताकि विकास का, दिमाग का विकास जो है सुचारू रूप से हो सके। मेरी दूसरी प्राथमिकता तो शिक्षा विभाग, बहुत स्कूलें जो हैं बहुत बैठने के कमरे नहीं हैं, मैं उनके लिए कार्रवाई किया हूँ। निर्माण समिति में, शिक्षा समिति में बात कर रहा हूँ कि बनाया जाए। और तीसरी बात, ये आंगनबाड़ी जो संचालित हो रही, इनमें बहुत भवन नहीं है। बिना भवन की संचालित हो रही, कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे शासन प्रशासन ने उन बच्चों को बैठने तक की
व्यवस्था नहीं कर पाई। उसके लिए आंगनबाड़ी भवन के हम स्वीकृति के लिए ऊपर लिख रहे हैं, कल लिखे हैं और आगे लिखते रहेंगे। अभी आपने गौशाला आवारा पशुओं को लेकर बात छेड़ी, बहुत सारी ऐसी कितनी गौशालाएं सर बताया कि आपके क्षेत्र में संचालित है? हमारे इस गांव क्षेत्र में 54 गौशालाओं का जो स्वीकृत था वो स्वीकृत मिला था, पर इसमें अभी 7 ही गौशालाएं पूर्ण रूप से बन चुकी हैं। बाकी गौशालाएं कोई अधूरी पड़ी है, कोई का शिलान्यास, क्या कहते हैं शिलान्यास। जो संचालित है कृपया उसे बताएं, जो मतलब धरातल पर काम हो रहा है। जो संचालित है उनमें विशेष रूप से बात यह है कि हमारे वहाँ के प्रतिनिधि लोग आकर के कहते हैं सरकार इनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं दे रही, हम क्या करें। हम उसके लिए भी सरकार को, मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखवा रहे हैं कि लिखो भाई कि इनकी व्यवस्था कैसे की जाए। पता यह भी चल रहा कि कागज में भूसा खरीदी हो रही, 10-10 लाख रुपए की भूसा खरीदी हो गई, गौशाला में मवेशी नहीं है एक भी। तो ऐसी बताएं ना, जैसे कोई गौशाला संचालित हो उसका बताएं आप हमें, तो उसको हम जाके निरीक्षण करेंगे, दिखाएंगे कि आपकी बातों में कितनी आप चले जाइए बड़भद्रगढ़ जाइएगा, वहाँ पे एक गौशाला चल रही है, एक बघैला में चल रही है, एक पाती की तरफ चल रही है। आप जाएंगे उनको देखेंगे। हम तो जा करके नहीं जा पहुँचे, तो ही लोगों को बुला करके जो गौ संरक्षण में लगे हैं उनको बराबर बताए हैं कि इनको खाने पीने की जो व्यवस्था ना हो पाएगी तो बताइएगा, तो मैं कोई न कोई अपने सदस्यों से या अधिकारियों से उनसे बात करके ऊपर जाऊँगा, कलेक्टर साहब से बात करूँगा, जिला पंचायत सीओ से बात करूँगा। आम रिकॉर्ड ये चालू है सर? हाँ बिल्कुल, जो जिन गौशालाओं को अपने नाम बताया जी चालू है सर। एक बहुत बड़ा मुद्दा नशा को लेकर है जी, और पूरा लगभग विधानसभा अपना ये माना जाए कि उसके ग्रसित है जी जी। इस पर आपका रुख जाना चाहेंगे? इस पर हमारा रुख क्या जानना चाहेंगे आप इस वक्त देखिए प्रदेश सरकार ने नहीं बढ़ावा हो रहा है मऊगंज, मतलब पूरे मऊगंज विधानसभा में आप जनप्रतिनिधि हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, प्रदेश सरकार ने, आपने नहीं सुना कि शराब की दुकानों का ठेका और बढ़ाया जाए? क्या आपने नहीं सुना कि ठेके जो शराब के चलेंगे उनमें पुलिस भी बैठेगी शराब पिछवाने में? क्या आपने नहीं सुना कि उनमें लेडीज बैठेगी आकर्षित करने के लिए जनमानस को कि आएँ और शराब खरीदें? ऐसा आपने सुना होगा। अगर पक्षपात की धारणा से हमारी मीडिया इस बात को अगर ना सोचे कि बहुत बड़ी लड़ाई है कि हम लोग की कितने नशे के लिए नहीं लड़ते हैं, पर जब सरकारें उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाएंगी तो क्या होगा? किसी बेरोजगार की बेरोजगारी दूर नहीं होगी तो नशा नहीं करेगा तो क्या करेगा वो? बेरोजगार अगर जो आतंक का रूप कौन बन रहा है, नशेड़ी कौन बन रहा है? आज प्रदेश में जो बेरोजगारी की व्यवस्था छाई है, प्रदेश से लेकर के हमारे मऊगंज में भी जो बेरोजगारी की व्यवस्था है, वह बेरोजगारी भी नशेखोरी में महान भूमिका अदा कर रही है। सर एक मेडिकल नशा कोरेक्स जो बहुत ही मतलब उससे हमारे जो युवा साथी हैं तो उनका जीवन खतरे में पड़ रहा है, तो क्षेत्र में इसका फैलाव ज़्यादा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी तय करेंगे सर? किसका फेलियर है सर इसमें? प्रथम जिम्मेदारी तो अभिभावकों की होती है, तो अपने बच्चों पर ध्यान रखें। और बच्चा बालिग भी हो गया तो अभिभावक क्या करेगा? बेचारा कोई वृद्ध है, माँ बाप, वो बच्चों को कैसे संभाल सकेंगे? तो इसमें हम कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लेने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसमें शासन प्रशासन से भी बात करते हैं, पर शासन प्रशासन जब किसी नौजवान को उसको रोजगार नहीं दे पाती है तो नशे में लिप्त हो जाता है। और आजकल तो बहुत ऐसे सरकारें हैं तो नशा के लिए आप देखिए ना कितनी शराबें पकड़ी जाती हैं, गाड़ियों में क्या क्या होता है नशे के लिए। पूरे कारोबार नशे के जरिए से तो ये सरकारें वोट लहाने का प्रयास कर रही हैं, जबकि ऐसा ना होना चाहिए। ये महान खतरनाक एक देश के साथ नहीं, प्रदेश के साथ ही नहीं, हमारे क्षेत्र के साथ भी ये बहुत बड़ा खतरनाक ये कि कोरोना से भी महामारी की कोरोना है। हम तो जन सदस्यों से भी बात कर रहे हैं, अधिकारियों से, हमने पुलिस प्रशासन से कहा है कि आप छोटे छोटे जो पता लगता है कि ये छोटी दुकान के मेडिकल वाले हैं, आप मेडिकलों में छापा मारेंगे तो देखेंगे बड़े बड़े जो मेडिकल दुकानें उन्हीं से सप्लाई होती है। छोटी छोटी दुकानों में जो कोरेक्स से आ रही, कहाँ से आ रही है ये पता करवाइए, कहाँ से आएगी? बड़ी बड़ी मेडिकल दुकानों से ही आ रही है। और बड़े बड़े मेडिकल दुकान जो मंत्रियों से सेट हैं, जो मुख्यमंत्रियों से सेट है, वही मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और वही भेज रहे हैं। अब देखेंगे आप तो एक लड़का कोई पकड़ जाता है कोरेक्स पीने वाला, पर वो पीने वाले को लोग पुलिस परेशान कर रही है। और वो जो ठेका रखा हुआ है कोरेक्स का पूरा, कई हजारों पेटियां रखा है, उसके ऊपर तो सरकार कहीं आपने देखा है? हजारों पेटी वाला पकड़ा गया है। आप देखेंगे 4 सीसी वाला पकड़ा जा रहा है, 1 सीसी वाला पकड़ा जा रहा है। जो यहाँ देहात में रह रहे हैं उनके ऊपर तो है ये। बाकी जो ठेकेदार हैं, जो सरकार को चला रहे हैं ये मेडिकल वाले, तो बताते हैं कि हमारी कोरेक्स से सरकार चल रही है और सरकार के
ऊपर इसकी जू नहीं रेंग रही है, शराब के लिए जू नहीं रेंग रही है। अब इसके लिए हम क्या बात कर सकते अपने हैं? क्षेत्र में इसका व्यापक फैलाव हो तो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि का क्या रोल है? क्या उन्होंने कभी इस बात पर, आप भी जनप्रतिनिधि है और आपकी पार्टी के नेता भी जनप्रतिनिधि है, वो तो क्या उन्होंने कभी इसके लिए हमारे पार्टी के नेता, हम तो ये कहेंगे कि हमारे पार्टी के नेता, हम जिनके नेतृत्व में काम करते हैं कांग्रेस पार्टी में, सुखेंद्र सिंह बन्ना जी हैं, पूर्व विधायक, जो बड़ी मुश्किल से कहीं लौंग खाने का काम करते हैं। हम लोग इलायची देते हैं तो भी वो टटोल कर उसको खाते हैं। और हमारा नेता कभी भी नशा के सहयोग में नहीं था। सहयोग नहीं, मतलब उसको रोकने की व्यवस्था के लिए कभी कोई ऐसा जनसंपर्क लोगों को जागरूक किया हो कि पुलिस विभाग को जाकर? हमारे नेता ने तो मंचों पर कहा है साहब, अगर मीडिया वाले ख्याल करेंगे तो मंचों पर भी हमारे नेता मऊगंज में, हनुमाना में हमारे नेता ने कहा है कि ये 2 सीसी 2 पाव वालों को, 2 पुड़िया वालों को, इनको न देखा जाए जो बोरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ट्रेनों में माल गाड़ियों में लाद करके जा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई शुरू की जाए। तो हमारा नेता तन मन धन से उन लोगों का साथ देने में, ऐसे प्रशासन का साथ देने में, सहयोग देने में हमेशा तत्पर रहता है हमारा नेता। हमारे नेता में कोई भी ऐसा गलत काम, कोई भी हो, नशा भी कोई भी हो, हमारे नेता ने कभी भी गलत काम का बढ़ावा नहीं दिया है। अगला सवाल देने का प्रयास कर अगला सवाल आपसे लूँगा, जिला मऊगंज को लेकर बहुप्रतीक्षित है। जब चुनाव आता है तभी जिले के मुद्दे को हवा देते हैं। अभी लगभग 2 सप्ताह 3 सप्ताह पूर्व मऊगंज विधायक ने इसको हवा दिया कि मऊगंज जिला बनने वाला है। आपको क्या लग रहा है, मऊगंज जिला बनेगा और बनना चाहिए? मऊगंज जिला तो आज नहीं, कई वर्ष पहले बन जाना चाहिए। और हमारे कांग्रेस के विधायक थे पूर्व, सुखेंद्र सिंह बन्ना जी, उन्होंने जिला को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन किया था। और उस आंदोलन में भी ये बात ऊपर से आई थी कि मऊगंज जिला बनेगा। इसके बाद चुनाव आया और चुनाव में स्वयं मुख्यमंत्री जी आए हमारे खटखरी में और बोले कि हमारा विधायक बना कि इधर मऊगंज जिला बना। अब उनका विधायक बनने की बजाय बिगड़ने की स्थिति में आ गए हैं। वो दिन जा रहे हैं, लास्ट हो रहा है, आज तक जिले के लिए बात नहीं की। और हमारे नेता ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मुख्यमंत्री जी, अगर आप मऊगंज को जिला की घोषणा नहीं करेंगे तो आपका उड़न खटोला मऊगंज की धरती में नहीं आएगा, और आज तक नहीं आया है। और अब आ जाएंगे तो आज वो बोली बोल करके, मजाक करके चले जाएंगे कि जिला बन रहा है, जिला बन गया। तो इस बात को मानने वाली मऊगंज की जनता नहीं है। मऊगंज की जनता जान चुकी कि हमारे साथ छलावा किया गया है, हमको धोखा किया गया है। अब इस बार इस बात को अच्छे ढंग से समझकर जनता माकूल जवाब देगी सरकार को। हाँ, लोगों का यह भी कहना है, अभी आपके नेता जो यहाँ मऊगंज से पूर्व विधायक से सुखेंद्र सिंह बन्ना ने, उन्होंने प्रदर्शन मऊगंज में के तहसील में 50,000 गिरफ्तारी देने का दावा कर रहे थे। 50,000 दिया है उन्होंने गिरफ्तारी। लेकिन लोगों का यह कहना है कि जब 15 महीने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया जिलों को लेकर। अब वो भी चुनाव को लेकर चुनाव की गई थी, या कि चुनाव का फायदा लेने के लिए। देखिए उसमें यह है कि हमारी सरकार 15 महीने की थी, और जो हमारी सरकार 15 महीने की थी तो हमारे विधायक ही चुनाव हार चुके थे। हमारे विधायक नहीं थे उस सरकार में। और हमारे विधायक जब थे विधायक, तब तो उन्होंने जिले के लिए 2-2 आंदोलन किए, बड़े बड़े आंदोलन किए। सरकार थी उनकी ना, सरकार थी तो मतलब एक प्रयास किया जा सकता था जनता को लेकर, जनता के हित में। अब वो प्रयास निश्चित किया जा सकता था, लेकिन वो तो इंतजार कर रहे थे 1-2 महीने 4 महीने किए कि जो वर्तमान विधायक हैं, हो सकता है इसको सही ढंग से उठाएंगे। जनता ने उन पर विश्वास किया है। उनको थोड़ी ना मालूम था कि ये जीत करके जा रहे हैं और ये जिले की बात ना करेंगे। फिर भी किसी प्रकार से सरकार बदली गई। अब बदल गई 15 महीने बाद, तो आप लोगों ने कभी सुना कि जिले के लिए इन्होंने कोई आंदोलन, कोई विधानसभा में क्वेश्चन, क्या कोई बात वर्तमान विधायक जी ने करी है? आप लोग अगर मीडिया वाले पक्ष न ले उनका यार, तो बिल्कुल ये सरकार क्या है, सब भ्रष्ट है। मीडिया पर आरोप लगाए, मीडिया कभी पक्षपात नहीं करती। देखिए ये मीडिया पूरा उनका गहना बन चुकी है, ऊपर से लेकर के नीचे तक। मैं आपकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, ये सामूहिक रूप से बात कर रहा हूँ कि मीडिया को अगर बंद हो जाए तो मीडिया के बंद होने से तो उनकी पूरी बाजार आपसे सवाल ही सिर्फ इस मुद्दे पर, सोशल मीडिया में उन्होंने और उनके सूरवीरों ने यह हवा चलाई है कि मऊगंज जिला बनेगा। सोशल मीडिया में बन भी चुका है जिला, लेकिन ये सब क्या चुनावी राजनीति है क्या? ये 1% नहीं, 100 नहीं 101% सही है। ये वोट लहाओ की राजनीति है। वो जब जिला बनाने का काम करना था तो विधायक जी किला बना रहे थे। पता नहीं कितनी मऊगंज में जमीन, वो भूमाफिया भी ऐसा ना करता होगा जैसा
वर्तमान विधायक जी ने ज़मीनों का क्या किया है, शोषण कहिए उसको, या लहाने का काम कहिए, या बिक्री लेने का बात करिए, वो जैसे भूखे टाइप के थे पैसे के लिए, ज़मीन के लिए। और उन्होंने बाणसागर के पानी की बात करी थी। बाणसागर पानी क्या, यहाँ तो हैंडपम्प के 62 से पानी नहीं पा रहे हैं अपन लोग, हैंडपम्प खराब है। अब हमारे पूर्व विधायक जी से बहुत लोग बात करते हैं कि ये हैंडपम्प खराब है, ये ट्रांसफार्मर खराब है। बिजली का बिल देते देते कितने किसान जेल गए होंगे, आप लोग याद करेंगे तो। मीडिया उस बात को नहीं उछालता है, लेकिन कांग्रेस के ज़माने में तो ऐसी जेल किसानों पे नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। बिजली के लिए पानी, अब पानी बिना तड़प रहा है। मऊगंज का मानस ये देखिए अकाल पड़ चुका है, अकाल पूरा पड़ा है, बोनी किसान नहीं कर पाया है। हमारे नेताजी ने, सुखेंद्र सिंह बन्ना ने एक बार अल्टीमेटम दिया है, एक बार छोटा सा धरना प्रदर्शन किया भी है और बताया है कि अगर ये समय के रहते अगर अकाल घोषित ना हुआ तो हम कलेक्टर और कमिश्नर का घेराव करेंगे अपनी जनता, मऊगंज जनता के लिए, और इसको अकाल घोषित करवाएंगे। अगर अकाल की घोषणा न होगी तो चाहे हमको 1 नहीं 10 दिन 10 महीने वहाँ बैठना पड़ेगा, तो हम बैठ करके ज़िले में और इसको जब तक अकाल घोषित न करवा देंगे। यही तो मेरे नेता का कहना है। और उन्होंने पिछले भी आंदोलन, किसानों के लिए जो आंदोलन हुए रीवा से हनुमाना तक के बीच में, रीवा जिले में, तो हमारे सुखेंद्र सिंह पन्ना के अलावा कोई आंदोलन ही नहीं किया किसानों के लिए। आप भी अगर इस बात की अगर वो रखते हो, पक्षपात ना करें, तो आप लोग, मीडिया भी सबूत है इस बात का। एक और मुद्दा है चौरा घाट, जो आज तक संचालित नहीं हुआ। अभी उसका भी सोशल मीडिया में एक तो आवाज़ चली कि दोबारा उसका काम चालू होगा। हम लोगों ने जाकर उसको जीरो ग्राउंड से रिपोर्टिंग की तो देखा कि वहाँ के ठेकेदार जो है वो मशीनरी लेके भाग गया है, और वो सोशल मीडिया में हवा चल रही है कि उसका दोबारा काम चालू होगा। चौरा घाट की लड़ाई जमीन से ले करके और आसमान तक जो कुछ भी थोड़ी बहुत लड़ी गई है, पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के द्वारा ही लड़ी गई है। चौरा घाट के लिए जो राशि का जो लक्ष्मण तिवारी के ज़माने में उनका भी तो उनका रोल नहीं था चौरा घाट में। नहीं, उनका रोल मैं ये नहीं कह सकता हूँ नहीं था, लेकिन रात जारी वो नहीं करवा पाए थे, इतना काम मैं कहूँगा। उन्होंने चौरा घाट के लिए भी प्रयास लक्ष्मण तिवारी ने किया है, बात सही है। हाँ, ऐसी बात भी है। उन्होंने पूरा एप्लीकेशन दिया, सारा काम किया, लेकिन उस ढंग से पुरजोर तरीके से वो सफलता हासिल नहीं कर सके। जब ये कांग्रेस के पूर्व विधायक बन्ना जी बने, चौरा घाट की सदन में उसकी लड़ाई लड़े, और लड़ाई लड़ करके इसके लिए राशि जारी करवाए, और राशि जारी करवा के शिवराज सिंह को बता के आ रहे हैं कि हम जा रहे हैं अपने, जब जो राशि आपने जारी करवाया है उसके चलते मैं चौरा घाट का भूमि पूजन करूंगा। हमारे विधायक भी जाते हैं, भूमि पूजन करते हैं। काम थोड़ा सा लेट हुआ, सरकार दूसरे की थी, और जो हमारे विधायक जी हटे तो पुनः वर्तमान जी उसका पूजन करने वर्तमान विधायक जी गए, किस औचित्य से गए, ये नंगा नाच नाच रहे हैं। अब हम लोगों को तो इसकी जानकारी नहीं है, तो कैसे कितनी बार वो पूजा करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन चौरा घाट की लड़ाई और चौरा घाट बनने का अगर श्रेय है किसी को, तो हमारी जनता जानती है, सब जानती है। बहुत जनता, जब भूमि पूजन हुआ था तो साथ में भी गए थे लोग अपने क्षेत्र की सौगात आज तक नहीं, जनता देख रही, जनता सुन रही, आपकी बात सुन रही, सब देख रही है। जनता से कुछ छुपा हुआ नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। एक सवाल आपसे और रहेगा, मूलभूत सुविधा, सड़क, बिजली, पानी से पूरा समूचा मऊगंज ग्रसित है। आप लोगों ने इसके लिए कौन सा धरना प्रदर्शन किया कि कभी इसको मांग की हो जनता को लेकर? हमने जनता को लेकर, नगर की हालत देखिए, नगर की हालत हनुमाना की देखिए, मऊगंज की देखिए। उसमें ये है सबसे बड़ी सवाल कि ये जो मठाधीश लोग यहाँ विराजमान हैं, कई लाखों से यहाँ सांसद महोदय जीत करके गए हैं वोटों से, कई हजारों से, 10 हजार से ये वर्तमान विधायक जी भी गए हैं। और ये क्या करते हैं कि चुनावी, क्या उसको कहते हैं, शिगुफा, ये छोड़ते हैं, और चुनाव के समय पर ये जागते हैं। जैसे मगरमच्छ जागता है कोई अपने शिकार के लिए, ये शिकार को अधिगृहित अतिक्रमण करने के लिए या शोषण करने के लिए वोट आएगा तब ये जाग जाते हैं। और हमारे नेता ने तो क्या बताएं, पूर्व विधायक जी ने 1700 से लेकर के 1800 हैंड पंप दिए थे गांव में, सबूत बैठे हैं जनता। 1700-1800 के बीच में उन्होंने हैंडपम्प गाँवों के लिए दिया था। आज एक हैंडपम्प अगर कहीं गड़ा रहा हो तो बताएं आप लोग, और अगर कहीं गड़ा होगा तो उस हैंडपम्प भी कमीशन न लिया होगा तो लिए होंगे तो बताएंगे आप लोग। अमृत सरोवर बन रहा है, अमृत सरोवर में कितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, पानी की ये व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था तो बिल्कुल नकारात्मक व्यवस्था है, जिसमें सब अधिकारी, जनप्रतिनिधि, उनके दलाल, विरोधियों सरकारों के
वो सब खाए जा रहे हैं। अमृत सरोवर, अमृत क्या कहें, एक बूंद पानी अगर उन अमृत सरोवरों में है, हमारे गांव में भी बने हैं, चलिए देखिए ना, अमृत सरोवर तो बिल्कुल वो सराबोर कर दिया है, खाने पीने वालों के लिए सराबोर है। बाकी वो अमृत सरोवर जहर, वहाँ भी अगर फिर ढूंढेंगे तो ना मिल पाएगा वहाँ एक बूंद, जहर के लिए पानी ना होगा। ऐसे अमृत सरोवर समझिए कि स्वप्न है हमारे लिए। ऐसी पानी की व्यवस्था जो इनके द्वारा की गई, सड़क के लिए इन्होंने क्या नहीं कहा था। अब आपने नहीं देखा था कि शिवराज सिंह बोले थे कि मेरे MP की चलिए बात रोड देखे तो अमेरिका की तरह होगी, अमेरिका से भी अच्छी है। नहीं, आप लोगों ने सुना होगा आप लोगों ने। तो जब जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री जाकर के विदेश में ये बात करे कि हमारे प्रदेश की सड़कें अमेरिका की सड़कों से अच्छी हैं, तो हम ये प्रश्न सुने आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा सवाल हम लोगों से कि ये सड़क खराब है, तो ये तो फिर हम समझी बात प्रश्न करना लाजमी है, क्योंकि आप भी इसी क्षेत्र से हैं, मैं भी इसी क्षेत्र से हूँ। आप निकलते हैं रोड से, मैं भी निकलता हूँ रोड से, जनता भी निकलती है रोड से। मैं वो बात बोल रहा हूँ कि चूँकि सभी लोग उससे पीड़ित हैं, तो कभी इन मुद्दों को लेकर आपके द्वारा जिला बनाने के लेकर तो आपके द्वारा 50,000 की गिरफ्तारी दी गई, लेकिन सड़क के लिए क्यों नहीं दी जा रही गिरफ्तारी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, उसमें बात ये है सिर्फ कि कभी आप लोग जिस प्रकार से ये सवाल जवाब हम गैर पार्टियों से आप लोग करते हैं, मैं उनसे भी करता हूँ, जवाब देने से भागते हैं तो क्या किया जाएगा। जनता, मैं आपकी बात रख रहा हूँ, उनको वो नहीं दे रहा। तो अब अगर वो जवाब देने से भागते हैं तो ये फिर मीडिया में स्पष्ट रूप से बात आनी चाहिए ना कि हमारे सवाल से ये भाग रहे हैं। तो कई बार देखा गया है, कई बार सुना गया है, पहली बार नहीं। देखिए, उसमें ये है कि हमारे नेता अभी देखिए देश में राहुल गांधी की अगुवाई में 3500 किलोमीटर की पदयात्रा चल रही है। हमारे नेताजी अपने मऊगंज विधानसभा क्षेत्रों में निरंतर पदयात्रा से लोगों से जुड़े हुए हैं, निरंतर पदयात्रा पर चल रहे हैं। अभी ये रामनवमी, कुछ नवमी देवी देवताओं की वजह से यात्रा 1-2 रोज के लिए स्थगित हो गई है। बाकी ये नवमी के बाद पूरा निरंतर यात्राएं चलती हैं, और उन यात्राओं में हमारे नेता यही तो देखते हैं कि कहाँ बिजली खराब है, कहाँ पोल चाहिए, कहाँ बल्ब नहीं है, कहाँ पानी नहीं है। और ऐसे जगह पर जहाँ समस्याओं का विकराल, इस प्रकार से समस्या विकराल होती हैं, वहाँ तो बहुत यात्रा में बहुत जगह कर्मचारियों को बुलाए हैं और बुला के बताए हैं कि इस हैंडपंप में बासन लगा दो, इस खंभे को सही कर दो, इस केबिन को जोड़ दो। बहुत यात्रा में कर्मचारियों को उन्होंने, अधिकारियों को फोन कर करके के आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या सड़क, बिजली, पानी के मुद्दों को लेकर, जनता के हित को लेकर जो वर्तमान में दयनीय स्थिति बनी है रोडों को लेकर, उनके लिए आपको पहल करेंगे आने वाले दिनों में। देखिए, उसमें निरंतर पहल हो रही है। हमारी यात्रा ये जो ख़त्म होगी, यात्राओं के समापन के बाद हम एक लंबी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। विधायक जी के नेतृत्व में वो लड़ाई होगी, और ये थोड़ा बरसात का टाइम था, ये बरसात निकल जाने से एक लंबी लड़ाई हम इन दैनिक व्यवस्थाओं के लिए, इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में जहाँ पानी, सड़क, बिजली है, रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है, उसमें हमारे नेता भरपूर सहयोग जनता का करेंगे और एक ऐसा आंदोलन करेंगे कि ये प्रदेश सरकार उस आंदोलन से बिल्कुल हिल जाएगी। हाँ, हमारे चैनल के माध्यम से जो आपके हमारे पूरे मऊगंज क्षेत्र के दर्शक हैं और आपके सहयोगी भी, आप सबके सहयोगी भी हैं, उनको क्या मैसेज और संदेश देना चाहिए? मैसेज हम ये देना चाहेंगे कि आप आने वाले समय में आप लोग जिस प्रकार से देश में ये अंधकार ही कहिए, विकास ढूंढे नहीं मिल रहा है। इतने साल हो गए, विकास अभी पैदा हुआ ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया, वहाँ सूखा पड़ गया या कोई गड़बड़ी आ गई कि गर्भ से अंदर से नहीं निकल पाया विकास को ढूंढे नहीं पा रहे हैं अपन लोग। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर विकास को आपको पाना है तो आइए कांग्रेस का साथ दीजिए, कांग्रेस का हाथ मजबूत कीजिए। देश में, प्रदेश में, जिले में, अपने क्षेत्र में जो कुछ भी हम आज देख रहे हैं वो कांग्रेस की ही देन है, या जो कुछ भी हम भविष्य फ्यूचर में पाएंगे वो कांग्रेस के द्वारा ही पाएंगे। बाकी तो स्कूल, अस्पताल, ये सड़क, पानी, बिजली, इनसे कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, सरकारों से कोई लेना देना नहीं है। वो तो क्षणिक व्यवस्था दे करके स्कूल का गेट बंद करा के बच्चे को बुलवा देते हैं कि चलो सोसाइटी में गल्ला लो। ये गल्ला कोई वो घर से नहीं दे रहे, ये कांग्रेस की ही व्यवस्था है। कमलनाथ जी ने क्या नहीं किया, कमलनाथ जी ने गेहूं और वो चावल आता था, दाल की व्यवस्था किया था उन्होंने।
चने की व्यवस्था किया था कमलनाथ ने कि चना भी आप बैठे दर्शक, आपको मालूम होगा सोसाइटियों में चने की व्यवस्था की गई थी। कमलनाथ जी ने 300 पेंशनों को 600 किया था। कमलनाथ जी ने 21,000 शादी में कन्या विवाह में जो मिलता था 51,000 किया था। वही तो 15 महीने की सरकार में ऐसे बहुत सारे काम हुए कि जो भारतीय जनता पार्टी 20 वर्षों में काम वो नहीं कर पाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने अपना कीमती टाइम निकाल कर दिया, उसके लिए थैंक यू सर। धन्यवाद आपका भी, हमारी तरफ से, हमारे सदन की तरफ से धन्यवाद।